अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग्स। आज हम जो है वर्क एनर्जी इन पावर के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं और दूसरे लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे पावर से। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की शरह को हम पावर कहते हैं। यानी इसका फार्मूला होगा P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा डब्ल्यू की अगर हम वैल्यू लगाएं तो एफ डॉट डी, और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लगेगी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये असल में वेलोसिटी के बराबर होगी। और अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन पावर की पता लग रही है, जो कि बनेगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके यूनिट होंगे वाट, और वाट जॉल पर सेकंड के बराबर होंगे। इसके फार्मूले से भी पता लग रहा है। और बेसिक यूनिट्स में ये बराबर होंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और अगर पोटेंशियल एनर्जी के केस में देखा जाए, यानी अगर एक बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसमें जो पावर होगी वो mgh ओवर टी होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो ke ओवर टी, यानी mv स्क्वायर ओवर 2t। और इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग सिस्टम, तो स्प्रिंग में क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है तो हाफ kx स्क्वायर ओवर टी। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है एक्सटेंशन या स्ट्रेच है या कंप्रेशन है विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्प्रिंग। तो ये हमारे पास उसके कुछ फार्मूले हैं। और अगर हमें कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काउंट करें तो वो हम किलोवाट आवर में करते हैं। तो 1 किलो 1000 के बराबर होगा, और 1 आवर जो है उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हम इसको 10 की पावर्स में लिखें, प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें, तो आप ये देखेंगे कि 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। और 10 रेज़ टू पावर 6 असल में मेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जाउल के बराबर होता है। और अगर सिर्फ वाट आवर हो, 1 वाट आवर, तो आप ये किलो यानी 1000 इसमें से निकाल दें तो ये 3.6 किलो जॉल के बराबर होगा 1 वाट आवर, अगर हम किलो को निकाल दें यहाँ से। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। तो ये एक रनर देखें, हमने इस रनर की पावर निकालनी है। ये भाग कर फर्ज करें इस हाइट पर आ रहा है, एच हाइट पर। तो हमारे पास टाइमर है और एक रिकॉर्ड कीपर है। वो टाइम इसका रिकॉर्ड कर लेगा ऊपर पहुंचने का। एच हाइट है और जी कांस्टेंट है, तो एम इस रनर का मैस है। तो टी टाइम में वो ऊपर गया। तो इस तरह हम इस रनर की पावर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और पावर के ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी तरह के हो सकते हैं। और अगर एक कार एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है और उसकी स्पीड को हम अगर यहाँ से काउंट कर लें तो कार का मैस पता करके हम एक मखसूस टाइम में उस कार की भी हॉरिजॉन्टल रोड पर पावर निकाल सकते हैं कि कितनी है। और इसी तरह स्प्रिंग के केस में भी कर सकते हैं, कंप्रेशन या उसके स्ट्रेच का पता हो विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इस तरह के इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रीचेस टू स्पेस वेयर ग्रेविटी बिकम्स जीरो, यानी ये उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी जो स्पेस में जा रही है मूव करके। और किस हाइट तक जा रही है? इस हाइट तक जा रही है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो ये इसका फार्मूला है -gmm ओवर आर। असल में इसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। टेक इन्फिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्यों लिखा इसलिए कि जो हम अभी पीछे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आ रहे हैं mgh के केस में पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ होती है। और mgh वहाँ तक फार्मूला एप्लीकेबल होता है जहाँ तक ज़मीन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, यानी वो 9.8 ही रहती है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हत्ता कि आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी चले जाएं तब भी 0.01% ही फ़र्क पड़ता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन जब आपने ग्रेविटी इतनी हाइट तक जाना है कि ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए तो फिर इन्फिनिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में लिया गया है। ये सेंटर है अर्थ का O, और n तक जाना है, n इन्फिनिटी पॉइंट है। और जाना कहाँ, कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। हमने इस सारे पाथ को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लिया है।
तो R1 फासला है सेंटर ऑफ अर्थ से स्टेप 1 का, और R2 फासला है सेंटर से स्टेप 2 तक का। असल में स्टेप 1 और स्टेप 2 बहुत ही करीब हैं। पहले हम 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं, और हमने 1 से 2 का ही फासला पहले जो है वो कैलकुलेट करके वहां तक वर्क को कैलकुलेट करना है। यानी 1 से 2 तक जाने का वर्क कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको जर्नलाइज कर लेंगे। तो आए देखते हैं इसको। यहाँ पे मीन वैल्यू 1 से 2 तक जाने की होगी R1 R2 ओवर R स्क्वायर, और डेल्टा R क्योंकि ये फासला है 1 और 2 के दरमियान का, तो R2 माइनस R1 होगा। यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल के हम R में पुट करेंगे, यानी यहाँ इस वैल्यू में पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे 2R1 ओवर 2 हो जाएगा और डेल्टा R बाई 2 हो जाएगा। इसको हम अलग कर लेंगे और ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे कि हम स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका हम स्केयर लेंगे दोनों साइडों पे, और इग्नोर करेंगे स्केयर और हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा R, क्योंकि डेल्टा R बहुत स्मॉल है, तो इसका स्केयर और हायर वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। तो जब हम उसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास R स्केयर की वैल्यू ये निकल आएगी R1 ओवर R2, और जहाँ डेल्टा R होगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमें क्लियरली ये वैल्यू बनती नजर आ जाएगी। हमने ये वैल्यू क्यों बनाई अब पता लगेगा आपको। ये वर्क है कहाँ से, 1 स्टेप से 2 तक जाने का, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे cos 180 होकर cos 180 माइनस 1 के बराबर होता है, और जो F है ये दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये माइनस GMM ओवर R स्क्वायर हो जाएगी, और ये डेल्टा R की वैल्यू लगा दी मैंने ब्रैकेट के अंदर। तो ये R11 को हमने यहाँ R पे डिवाइड किया, और ये देखें मैंने लिख भी दिया कि ये वर्क है 1 से 2 स्टेप तक का। तो ये हमारे पास फाइनल 1 से 2 तक का वर्क आ गया। लेकिन अब हमें टोटल वर्क निकालना है इसका, यानी अब इन तमाम स्टेप्स का वर्क निकालना है n तक। तो टोटल वर्क क्या होगा ये देखिए, 1 से 2 तक का, फिर 2 से 3, 3 से 4, और इसी तरह n-1 से, यानी सेकेंड लास्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक का। तो हमने इन सब की वैल्यू लगाई। इन सब में एक चीज कॉमन होगी, और वो होगी माइनस GMM ओवर R, माइनस GMM सॉरी। अब ये R1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, और इसी तरह जब मैंने ये 2 से 3 तक की वैल्यू लगाई तो ये 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, और इसी तरह ये अप टू सोन सारे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2, एक R2 माइनस है और एक प्लस है, ये कैंसिल। इसी तरह एक R3 प्लस है और R3 माइनस है, ये भी कैंसिल। तो इसी तरह जब हम इस सबको पुट कर देंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ क्या बचेगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। अब हमने कंसिडर किया कि n जो है वो nth पॉइंट सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, यानी Rn इन्फिनिटी पर है, इतना बड़ा फासला है कि वो इन्फिनिटी है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो हमने ये देखें, द नेगेटिव साइन शोज दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव। तो इस नेगेटिव साइन का भी एक मतलब है, यानी यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड असल में अट्रैक्टिव है, यानी वो अट्रैक्टिव ही होती है, हर चीज़ को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जब ये वैल्यू हमने पुट करेंगे तो आप आगे देखते हैं, एट द सरफेस ऑफ अर्थ नॉट इन स्पेस। तो जब वो कहता है जैसे सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है वो स्पेस में ऐसे नहीं होगा। तो फिर ये देखें यहाँ पे होता क्या है, दरअसल होता ये है कि यहाँ पे फासले के पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जब हम ये वैल्यू, ये वाली सारी कंडीशंस यहाँ पुट करेंगे, माइनस GMM ओवर R हो जाएगा, और इस R को मैंने कैपिटलाइज कर दिया, इसको कैपिटल R लिख दिया, यानी ज़मीन का रेडियस। तो यहाँ पे देखें कि पोटेंशियल एनर्जी फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये देखें रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से ये होता है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस क्या है, इन्फिनिटी। तो सरफेस ऑफ अर्थ जब रेफरेंस होगा तो फासले के पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फासले के जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये भी इसका एक फ़र्क है। तो यहाँ पे देखें ये ज़मीन की पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है,
और इसी तरह किसी भी प्लेनेट की हो सकती है। ये चांद की पोटेंशियल एनर्जी है। चांद की ग्रेविटी क्योंकि 6 गुना कम है, चांद की ग्रेविटी जमीन से 6 गुना कम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी देखें कम फासले पे है, जबकि जमीन की पोटेंशियल एनर्जी चांद से बहुत ज्यादा ऊपर वाले फासले पर है। तो ये डायग्राम यही आपको बता रही है चांद का और जमीन की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फर्क बता रही है ये हमें। नेक्स्ट देखते हैं जी, एस्केप वेलोसिटी बड़ा अहम टॉपिक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद विच इट गोज आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी वो कम से कम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी जमीन के मदार से या उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय वी एस्केप। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, यानी हर प्लैनेट की ग्रेविटी डिफरेंट है ना, तो ये इसीलिए तमाम प्लैनेट्स के लिए ये डिफरेंट ही होगी। इट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, ये भी कह सकते हैं हम। वी नो दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m ऑन अर्थ सरफेस माइनस GMM ओवर आर स्क्वायर, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि R के बराबर है। और एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि जब हम बॉडी को या किसी रॉकेट को छोड़ेंगे तो वो मुसलसल स्पीड गेन कर रहा होता है, स्पीड गेन कर रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। तो जो जो वो ऊपर जाता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी उतनी ही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया। तो यहाँ से आप ज़रा गौर करें कि m स्मॉल m से कैंसिल हो गया और v का स्केयर है तो स्केयर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला बन गया g2gm ओवर r। अब इसको हमने शॉर्ट फार्मूले में कन्वर्ट करना है, कैसे, ये देखें ज़रा। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल g है जो ये बराबर होता है gm ओवर r स्केयर, और r स्केयर को मैंने जानबूझकर क्या लिखा r, यानी मैंने इसको क्या लिखा, देखिए gm ओवर r स्केयर को gm ओवर r, क्योंकि यहाँ पे देखिए gm ओवर r है, तो gm ओवर r, ये वाला r यहाँ ले जाके अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये gr इज इक्वल टू gm ओवर r के बराबर हो जाएगा। तो असल में मैंने इस सारे की जगह ये 2gr लगा दिया बस। और फिर ये देखें ज़रा, अगर मैं इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करूँ तो ज़मीन के लिए जो एस्केप वेलोसिटी निकलेगी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी। यानी अगर किसी को भी, किसी भी रॉकेट को, किसी भी बॉडी को ज़मीन की ग्रेविटी से जान छुड़ानी है तो उसको कितनी स्पीड चाहिए, उसको स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और आप गौर से देखें कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती ना मैस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड ना मैस ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है, ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये प्योरली जो है प्लैनेट की ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें मैं आपको कुछ तमाम प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटीज बताता हूँ। ये देखें, ये मरकरी की माइल्स में लिखी हुई हैं, इनको गौर से देखें। और ये जुपिटर की क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, तो आप ज़रा गौर करें, इससे जान छुड़वाने के लिए प्लैनेट को स्पीड कितनी चाहिए। ये रॉकेट उस स्पीड से जा रहे हैं जिस स्पीड से वो अपने अपने प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपने देखनी है तो आप ये भी देख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटीज़ ये किलोमीटर पर सेकंड में और ये माइल्स में है। तो ये दोनों डायग्राम्स आपके काफ़ी सारे MCQs को क्लियर कर सकती हैं। आप ज़रा गौर से करें, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा है तो इसकी एस्केप वेलोसिटी भी सबसे बड़ी है, यानी 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जी, इसका हमारे पास एक और टॉपिक है, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी हमारे पास सर्टन हाइट पे है, फर्ज किया h, इसको 1 कह देते हैं पोजीशन को, फिर उसको ड्रॉप किया B तक आई और C तक आई। इन तीनों पॉइंट्स पर हमने अब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो ये देखें एट पॉइंट 1, अब क्योंकि बॉडी यहाँ पे रुकी हुई है तो फिर काइनेटिक एनर्जी वैसे ही 0 हो गई। तो क्योंकि ये हाइट है, टोटल हाइट है, तो यहाँ पे टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी जी।
तो इसी तरह पॉइंट बी, हमने फ़र्ज़ किया ये बॉडी अब गिर के पॉइंट बी तक आ गई और पॉइंट बी का फासला कितना है x, पॉइंट बी का फासला कितना है x, तो पॉइंट बी का फासला उसने x तय कर लिया। तो ये देखें अब ये हाफ mv² बन गई, s को x कह दिया हमने, vi 0 था क्योंकि बॉडी यहाँ पे स्टॉप थी। नाउ पुटिंग दीज, अब जब हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट की, ठीक है जी, हमने अपना इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दी, आप ये कह लें, तो ये 2gx वैल्यू बन गई हमारे पास। और जब वेलोसिटी की, असल में ये वेलोसिटी की वैल्यू है, जब हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट की तो ये mgx ही बन जाएगा। जब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये mgx, तो ये mgx वैल्यू बन गई किसकी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की। तो इसी तरह आप ये देखें कि अगर वो वैल्यू बन गई mgx, अब क्योंकि हाइट कितनी कम हुई x, तो टोटल हाइट कितनी रह गई h माइनस x रह गई। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh माइनस x, उसी डायग्राम में जो हमने पीछे देखी। तो टोटल एनर्जी जब हमने लगाई तो mgx काइनेटिक एनर्जी हो गई और mgh माइनस x ये एनर्जी हो गई पोटेंशियल। तो हमने इसको जब हल किया तो mgh, तो पॉइंट ए पे भी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी mgh थी और पॉइंट बी पर भी हमने देखा टोटल एनर्जी mgh थी। तो अब देखते हैं जी पॉइंट सी पर, अब तो बॉडी बिल्कुल ही नीचे गिर गई है ना, मतलब ज़मीन पे आ गई है। तो टोटल हाइट उसकी कितनी कवर हो गई, टोटल फासला यानी कि s इज इक्वल टू h, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 होगी और vf इज इक्वल टू vc होगा और a इज इक्वल टू g। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वैसे ही पुट किया सब, तो ये vc² 2gh के बराबर हो गया। तो जब हमने ये वैल्यू यहाँ पे हाफ mv² में लगाई तो काइनेटिक एनर्जी यानी अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि अब बॉडी में हाइट ही नहीं रही, हमने कहा कि वो ग्राउंड पे आ गिरी है तो हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमने देखा कि टोटल एनर्जी अगेन mgh ही निकली। और आप ये भी देख सकते हैं कि रोलर कोस्टर की डायग्राम कि ये यहाँ पे जब टॉप पे है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो मूव कर रही है तो ये ग्रीन और ब्लू लाइंस आपको बता रही हैं कि कहाँ कहाँ उसकी पोटेंशियल, जब वो हाइट पर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जब वो हाइट से नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये इसका रियल केस है। हमने कहा कि ये डायग्राम हमें क्या बता रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रियल केस क्या है, हमने एयर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं की थी। लेकिन अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या होगा, mgh माइनस fh विच इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। असल में ये टोटल एनर्जी कन्वर्ट होगी और f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, और वो हाइट की वजह से है। तो फिर ये हो जाएगा, और fh क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन। तो ये असल में एक्चुअल केस है और ये वही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और जो डायग्राम अभी मैंने पीछे आपको समझाई है ये सारी वही है। और ये न्यूमेरिकली देख लें, अगर यहाँ पे 50,000 थी पोटेंशियल एनर्जी तो इस हाइट पर क्या होगी, इस हाइट पर क्या होगी, इस हाइट पर क्या होगी और इस हाइट पर क्या होगी। तो ये फार्मूले आपको मैंने पीछे बना दिए हैं, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट जी कुछ न्यूमेरिकल केस हैं इसका देखें। उसी तरह ये 3 वैल्यूज़ हैं ए बी सी। अब 10 kg की एक बॉडी है जो 5 मीटर तक नीचे गिर गई, फिर मज़ीद 5 मीटर तक नीचे गिर गई। तो आप ये देखें कि आप इसको हल कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है जी। तो ये वो न्यूमेरिकल है, आप देखें ये मैंने बिल्कुल जो फार्मूले आपको निकाल के दिखाए उन्हीं फार्मूलों से न्यूमेरिकल निकाल कर आपको दिखा दिए।